जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती जो 2023 में आई है, ठीक है ना, उसका जो आपको जीके जीएस है उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो बीएसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसमें आपको क्या है कि जीके जीएस, इसके अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये सब जो होंगे आपको पूछे जाएंगे। तो हम आपके लिए जो है जीके जीएस का क्लास जो है लेकर आए हैं, और आपको सप्ताह में जो है आपको एक दिन जो है करंट्स के भी जो क्लास है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे अन्य क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, समझिए। कह रहा साथियों कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है वो आपको कब संपन्न कराए गए थे। ऑप्शन ए कह रहा है 1947, 1948, 1952, 1956। तो साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे वह आपको 1952 में। और याद रखिएगा 1952 में ही क्या होता है कि आपको लोकसभा का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि लोकसभा का गठन, इसके अलावे अगर पूछा जाए कि आपसे राज्यसभा का जो गठन है यह आपको कब हुआ था, इसके अलावे साथियों एक क्वेश्चन जो है यहाँ से और पूछे जाते हैं, क्या जानते हैं? तो आपको राष्ट्रपति का क्या कहेंगे कि आपको विधिवत चुनाव, क्या है, विधिवत क्या कहेंगे तो आपको चुनाव। तो ये सब जो हुआ था वो आपको कब हुआ था? 1952 में। और प्रथम आम चुनाव भी जो हुए थे 1952 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को जो होती है आपको अपार बहुमत जो होती है वो आपको मिलती है, और केंद्र में भी इनकी सरकार बनती है, और सभी राज्यों में भी इनकी क्या होती है कि आपको सरकार बनती है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे विचार करते हैं। जैसे देखिए 1947 में, तो 1947 में हमारा देश जो होता है वो आपको आजाद होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि एशियाई संबंध सम्मेलन जो होता है, ठीक है ना, वो आपको 1947 में से आपको याद रखना है। इसके अलावे जो गेट है, या गेट अपना काम करना जो शुरू करता है 1948 में। उसके बाद है 1956 में क्या होता है, यहाँ से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए याद रखिएगा कि राज्य जो पुनर्गठन विधेयक है, ठीक है ना, सॉरी, पुनर्गठन जो अधिनियम है वो आपको कब बनाता है? तो देखिए, तो ये जो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो आपको जो बनता है कब, तो यह आपको 1956 में। तो यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो आपको कब बना था? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में जो राज्यों का क्या है कि आपको जो पुनर्गठन किया गया था वो आपको कैसे, तो भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर क्या बनने वाला जो भारत का पहला राज्य था वो आपको आंध्र प्रदेश था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कि संविधान संशोधन द्वारा जो था वो आपको बना था। तो याद रखिएगा कि 7वां संविधान संशोधन, यह काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं साथियों। तो ये जो आप देख रहे हैं 7वां संविधान संशोधन, यह आपको 1956 में होता है। और इसी संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होती है वो आपको बनती है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। और अब तक जो है भारत में 17 आम चुनाव जो है वो आपको हो चुकी है, ठीक है ना। और 18वां आम चुनाव जो होंगे वो आपको 2024 में संपन्न होंगे। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो एक का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे साथियों, ये आपको सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। जहां भी दिक्कत होगी हम आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न क्या करा है, समझिएगा। करा है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित क्या है कि मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात जो है वो आपको क्या है, यही पूछा जा रहा है। यानी कि केंद्र जो है वो आपको मजदूरी पर कितना व्यय करेगा, राज्य जो है वो कितना व्यय करेगा, इसके व्यय के अनुपात को क्या है कि आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो मनरेगा है, तो मनरेगा का नाम पहले जो था वो आपको नरेगा था। क्या है? नरेगा था। नरेगा कहने का मतलब हुआ कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो साथियों यह जो आपको नरेगा कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 को, इसे आपको याद रखना है। और कहाँ से होती है तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। तो ये जो आप देख रहे हैं नरेगा, इसके तहत क्या है कि आपको जो ग्रामीण बेकार है
ठीक है ना, यानी कि ग्रामीण लोग, ठीक है ना, जो आपको बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को जो है साल में 100 दिन जो है रोजगार देने का जो है वो आपको मतलब प्रावधान जो है वो आपको किया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। और जिस समय नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे आपको कौन थे? तो ये आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? तो क्या कहेंगे? डॉक्टर आपको मनमोहन सिंह। और इसी नरेगा का नाम जो है बदल कर क्या होता है कि आपको 2 अक्टूबर 2009 को जो होता है साथियों, वो क्या कर दिया जाता है जानते हैं? तो वह आपको मनरेगा कर दिया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो आपको नरेगा है, नरेगा का नाम बदल के जो है वो आपको मनरेगा जो है वो आपको कब कर दिया गया है, ठीक है ना। तो साथियों, नरेगा का नाम बदलकर ये जो मनरेगा है वो आपको 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न कर रहा है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य के जो व्यय का अनुपात क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको 75 अनुपात क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 75 जो है रुपया खर्च करेंगे कौन जानते हैं? तो आपको व्यय पर यानी कि मजदूरी व्यय पर केंद्र सरकार, और 25 रुपया जो है वो आपको कौन खर्च करेंगे? तो आपको राज्य सरकार। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको क्लास कैसी लगती है, देखिए आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि हम आपके फीडबैक को पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमें जो कमियां होती है उस कमियां को हम सुधारने का क्या करते हैं कि आपको प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और आपका जो फीडबैक होगा मेरे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और अधिक से अधिक जो है साथियों लाइक करेंगे। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं, ठीक है ना, क्या है कि पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी क्या है कि आपको योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण क्या हुई थी कि आपको प्रभावित हुई थी। यानी कह रहा है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना, जो आपको क्या हुआ था कि अकाल और 2 युद्धों के कारण जो है वो आपको क्या हुआ था कि आपको प्रभावित हुआ था। यही आपसे जो है पूछा जा रहा है। क्या है पूछा जा रहा है? चलिए पहले प्रश्न को सही कर देते हैं ताकि सभी लोगों को दिख सके। देखिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो आपको यानी कि 2 युद्धों के कारण और आपको क्या है कि अनावृष्टि मतलब कि जो आपको अकाल है उसके कारण क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में कर रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले जान लीजिए इसकी अवधि जो है वो आपको क्या है? तो 1951 से 1956 जो है साथियों, यह पहली पंचवर्षीय योजना की क्या है कि आपको अवधि है। उसके बाद है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी जो अवधि है वो आपको 1961 से 1900 क्या है कि आपको 66 है। उसके बाद है साथियों पंचम पंचवर्षीय योजना। इसकी जो अवधि है वो क्या है? तो इसकी अवधि जो है 1974 से जो है 1978। हालांकि इसकी अवधि थी 1900 कितना जानते हैं? 74 79, लेकिन समय से 1 वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि जो है 1980 से 1900 क्या है कि आपको 85 है। तो जरा सा आप दिमाग लगाइए। कह रहा है कि 2 युद्धों के कारण, तो 2 युद्ध जो है भारत का वो किस अवधि में हुआ था? जरा सा देख लीजिए। तो सबसे पहले 1962 में क्या है कि चीन के साथ जो है हमारा क्या हुआ था कि आपको युद्ध हुआ था। उसके बाद है 1965 में जो है साथियों वो पाकिस्तान के साथ हमारा जो है आपको युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर देखिए कि 1961 और 66 जो है उसके बीच में जो है क्या है 62 और 65 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 युद्धों के कारण और आपको अकाल के कारण क्या है कि हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो आपको क्या हुई थी कि सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। और भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो वो जाएगा आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में जो ये पंचवर्षीय योजना का प्लान है ये आपको कहाँ से लिया गया है? तो साथियों भारत में जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वो आपको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से क्या है कि आपको प्रभावित है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना है जिसको हम लोग आर्थिक नियोजन के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये जो आर्थिक नियोजन है इसकी जो शुरुआत होती है यानी कि पंचवर्षीय योजना के हमारे भारत में वो आपको 1951 में होता। और आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय ये भी पूछा जाएगा। तो आर्थिक नियोजन जो है साथियों वो आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो साथियों जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको बी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। और देखिए और ये जो भी आपके प्रश्न यहाँ पे एनालिसिस कराए जा रहे हैं जान लीजिए सभी जो है 2015 के जो आपको
बिहार सीजीएल का जो आपको एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, वो आपको स्नातक स्तरीय, उसमें का यह प्रश्न जो है आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हम कहीं ऐसे जगह से नहीं लाए हैं जिसके आने की संभावना नहीं है, सवेरे प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगला प्रश्न, आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हो, क्या कर रहा है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है वो आपको कब होती है, या आपसे क्या है कि पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यही आपका क्या है कि प्रश्न है, तो थोड़ा इसे आप बढ़िया से क्या करोगे कि देख लोगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए क्या कर रहा है, यानी कि बिहार में कर रहा है, तो थोड़ा सा इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना है इनके द्वारा जो है वो आपको की गई। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद कह रहा है सहजानंद सरस्वती, उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, उसके बाद है स्वामी अग्निवेश। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो यहाँ से एक बात आती है कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना होती है वो आपको कब होती है। तो देखिए बिहार में किसान सभा की स्थापना 1928 में होती है, और 1928 में कहाँ होती है, तो यह आपको बिहार के बिहटा में जो होती है वो आपको स्थापित होती है, और यह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक चीज और आप याद रखिएगा कि 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी जो किए थे, कौन किए थे, तो आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा, इसका जो है आपको क्या होता है कि अधिवेशन, वो आपको 1936 में कहाँ होता है, तो याद रखिएगा यह आपको लखनऊ में होता है, और इसकी अध्यक्षता करने वाले भी जो व्यक्ति होते हैं वो आपको कौन होते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अलावे एक चीज यहाँ से आप और याद रख सकते हैं, क्या जानते हैं कि 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो महासचिव बनाए गए थे वो आपको कौन बनाए गए थे, तो ये भी पूछ दिए जाएंगे। तो ये बनाए गए थे आपको एनजी रंगा। कौन बनाए गए थे, एनजी रंगा। अक्सर लोग जो होते हैं वहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं कि आप टिक लगाकर आ जाते हैं और यहाँ आते हैं घर पे आंसर मिलाते हैं, तो देखते हैं कि मेरा आंसर तो होगा मतलब एनजी रंगा, और हम मार्क कराए हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए ये अध्यक्षता करते हैं, जबकि महासचिव कौन होते हैं, तो आपको यानी कि एनजी रंगा। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको अजात शत्रु, क्या है, अजात शत्रु। इसके अलावे इन्हें जो है आपको देश रत्न की उपाधि से भी क्या किया गया कि आपको नवाजा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न है तो आप इसे बढ़िया से क्या करोगे, देख लेंगे, ठीक है ना। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए एक आया जयप्रकाश नारायण जी, तो याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको लोकनायक, और आपको क्या है कि जेपी के नाम से जानते हैं। और ये 1970 के दशक में क्या है कि इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ क्या हुए थे कि आपको काफी ज्यादा जो थे आपको संघर्ष किए थे, इस बात को आपको याद रखना है। और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को दिए गए जो इनका एक प्रसिद्ध भाषण है आपको संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। तो यह संपूर्ण क्रांति का भी जो भाषण दिए थे वो आपको कौन जानते हैं, तो आपको जयप्रकाश नारायण जी। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था यह आपको पटना के कहाँ से जानते हैं, तो आपको गांधी मैदान से। तो साथियों ये सभी चीज आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लोगे। और इन्होंने भारतीय राजनीति पर एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और एक चीज और याद रखिएगा, इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है 1965 में, और भारत सरकार का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है जिसको हम लोग कहते हैं भारत रत्न, इन्हें दिया गया था 1998 में। तो ये भी बात आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी के संदर्भ में। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 4 का जो राइट आंसर है वो आपको भी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 5 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है मेरे भाई क्या कि 1860 में क्या है कि 1860 में प्रकाशित जो नील दर्पण है, क्या है, नील दर्पण, यह क्या है जानते हैं, तो आपको एक पत्रिका है, इसमें नील की खेती करने वाले की जो दुर्दशा है उसको चित्रित किया गया है। पूछ रहा है कि नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो साथियों नील दर्पण के जो रचनाकार थे ना वह दीनबंधु क्या थे, कि आपको मित्र थे। तो यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए इसमें कहाँ के जो आपको नील की खेती करने वाले जो कृषक है उसकी चर्चा की गई है। तो देखिए तो इसमें जो है आपको बंगाल के क्या है कि जो नील कृषक है उसके क्या की गई कि आपको चर्चा की गई। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिए जाएंगे, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है कि इसका सी, वो आपको राइट हो जाएंगे। और इसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो एक आपको उपन्यास है आपको आनंद मठ, क्या है, आनंद मठ। इस आनंद मठ में जो है इस विद्रोह के बारे में चर्चा किया गया है। तो याद रखेंगे सन्यासी
विद्रोह के बारे में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और सन्यासी विद्रोह जो होती है 1766 से 1800 के बीच होती है। तो ये सारे चीज अच्छे से आपको याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं आनंद मठ, इसी से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे क्या किया गया कि आपको लिया गया था। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको बढ़िया से देख लोगे। तो 5 का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है साथियों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना, यह आपको किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग इस पुरस्कार के बारे में पढ़े भी होंगे क्या। तो देखिए ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है साथियों, ऑप्शन ए कर रहा है साहित्य, उसके बाद कर रहा है शांति, क्रीड़ा, प्रशिक्षण, उसके बाद है वीरता। तो देखिए तो ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह आपको क्या है कि खेल प्रशिक्षक को दिए जाते हैं, यानी कि खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसे, आपको कुछ लोगों को दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं, कुछ लोगों को, यानी कि खेल प्रशिक्षक को। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो आपको कब होती है, तो 1985 में जो होती है साथियों, इसकी क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत आपको कितने रुपए की जो राशि होती है वो आपको पुरस्कार स्वरूप जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसके तहत क्या होते हैं कि आपको 15 लाख रुपए की राशि जो होती है वो आपको क्या होती है कि अब जो होती है दी जाती है। तो यहाँ से फिर एक प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि 2023 में जो है, ठीक है ना, यानी कि इस वर्ष के लिए जो है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो आपको किन्हें मिला है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते थे। देखिए तो याद रखिएगा कि इस वर्ष के लिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो आपको सरपाल सिंह को मिला है। किसको मिला है, सरपाल सिंह को, ठीक है ना। इस वर्ष के लिए किन्हें कहेंगे, तो आपको सरपाल सिंह। इसके अलावा एक व्यक्ति और है, हालांकि जान लीजिए कि सरपाल सिंह किस खेल के कोच है, तो कहेंगे आपको हॉकी। क्या है, हॉकी, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक व्यक्ति और है जिन्हें मिला है, उनका नाम है आपको नरेश कुमार। क्या है, नरेश कुमार। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। तो नरेश कुमार को जो है मरणोपरांत मिला है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और इस पुरस्कार के तहत क्या होते हैं, तो आपको 15 लाख रुपए की जो राशि होती है उसे क्या किया जाता है कि आपको प्रदान किए जाते हैं। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और इसमें पूछ देंगे कि अर्जुन अवार्ड, तो कहेंगे यह किसे दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि अर्जुन अवार्ड जो है साथियों यह जो दिए जाते हैं वह आपको खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, जबकि द्रोणाचार्य तो क्या कहेंगे खेल प्रशिक्षकों को। और द्रोणाचार्य जो है गुरु थे, इसीलिए खेल गुरु को जो है यह अवार्ड जो होते हैं आपको दिए जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं साथ में। और आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए काफी मायने रखता है, इसीलिए आप लोग जो है अपना जो है फीडबैक हमें जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिख सके। चलिए आइए अब हम चलते हैं इस प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना, वो आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है, मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है, मतलब कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना वो आपको मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पे जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद्र को जो है क्या कहा जाता है, तो कहेंगे हॉकी का जादूगर। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद जी जो है, ठीक है ना, इनकी जो आपको आत्मकथा है वह है आपको गोल। क्या है, गोल। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत जो है सबसे ज्यादा अगर ओलंपिक खेलों में अगर स्वर्ण पदक जीता हुआ है तो वो आपको हॉकी खेल की स्पर्धा में, यानी कि आपको ये जो फील्ड हॉकी है उसके क्षेत्र में। और मेजर ध्यानचंद जी का भी जो संबंध है वो आपको किससे है, तो आपको हॉकी से है। और इनके जन्म दिवस पर क्या होता है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है आप लोग देखिए इसे क्या करा है। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर क्या होता है कि आपको दिया जाता है। क्या है, दिया जाता है, ठीक है ना। यह पुरस्कार जो है आपको किस देश के राष्ट्रपति से जो है वो आपको संबंधित है। तो साथियों ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ठीक है ना, यह आपको फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनके नाम पर क्या होता है कि आपको दिया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कब से दिया जाता है। तो देखिए तो यह जो अवार्ड है साथियों यह आपको 1958 से जो होता है वो आपको दिया जाता है। और इस अवार्ड को
हम लोग कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो जैसे भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाए, आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो अगर हम प्रश्न पूछे, ये बताइए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो क्या कहिएगा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और इस अवार्ड को पाने वाले अगर हम प्रथम भारतीय की बात करते हैं, तो साथियों प्रथम जो भारतीय थे जो इस अवार्ड को पाए थे, उनका नाम क्या है? तो वह है आपको आचार्य विनोबा भावे। और याद रखिएगा कि आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने जय जगत का क्या किए थे, कि आपको नारा दिए थे। इसके अलावा आचार्य विनोबा भावे के बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं कि इन्होंने 1951 में जो है आपको भूदान आंदोलन जो है इसके क्या किए थे, कि आपको शुरुआत किए थे। कहाँ से? तो आपको आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है साथियों, यह आपको कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो यह जो आपको दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। जानिए कि वो 6 क्षेत्र जो है वो आपको कौन कौन है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, तो साथियों एक क्षेत्र जो है इसमें आपको क्या है कि सरकारी सेवा। क्या है? सरकारी सेवा। इसके अलावा जो है वो आपको जन सेवा। तो इस सबको आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख ही देते हैं सरकारी सेवा। क्या है? सरकारी सेवा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो आपको दूसरा कौन है, तो याद रखिएगा जन सेवा। और रवीश कुमार को भी मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यह आपको पत्रिका के क्षेत्र में भी क्या होता है कि आपको दिया जाता है। और रवीश कुमार को 2019 में क्या था कि आपको दिया गया था। तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। उसके बाद है साथियों साहित्य संचार। क्या है? साहित्य के क्षेत्र में भी इसको क्या होता है कि आपको दिया जाता है। इसके अलावा आपको संचार। क्या है? संचार जो है इस क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे कि बताइए कि छठा क्षेत्र जो है वह कौन सा है। तो साथियों छठा क्षेत्र के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है, हम नीचे कर देते हैं। तो वह हो जाएगा आपको अंतरराष्ट्रीय समझ। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय समझ। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आप देख रहे हो क्या कि रमन मैग्सेसे अवार्ड यह कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो क्या कहेंगे? तो यह आपको 6 क्षेत्रों में जो है दिए जाते हैं। इसीलिए इस अवार्ड को जो है साथियों क्या कहा जाता है, तो कहेंगे एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है इसे कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। और इसे पाने वाले पहले भारतीय तो कहेंगे आचार्य क्या जानते हैं, तो आपको विनोबा भावे। और यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के जो सम्मान है उसमें क्या होता है कि आपको दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 9 में। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जो फिलीपींस है ना, ये आपको दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। तो इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश है। जैसे देखिए एक जो है आपको 2 नहीं, हाँ यानी 3 देश है। देखिए एक म्यांमार, इसकी जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो ये आपको नेपिटा है। मलेशिया, इसकी राजधानी जो है क्वालमपुरम। उसके बाद जो है आपको फिलीपींस, इसकी राजधानी जो है आपको मनीला है। और मनीला में एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो आपको कहाँ है, तो क्या कहेंगे, तो वो आपको मनीला में है, ठीक है ना। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी आपको ब्रासिलिया है। तो ऐसे भी जो भी प्रश्न है आप उसे देख लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। देखिए कि 9 नंबर प्रश्न जो है वो आपको क्या करा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जो है इसका आंसर जो है दे सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा ही अच्छा है और इस बार यह केबीसी में जो है आपको पूछा गया था, ठीक है ना, कि तमस उपन्यास के जो लेखक है, ठीक है ना, वह किस फिल्म अभिनेता के भाई थे, ऐसा करके जो है यह आपको पूछा गया था। तो आप इसे बढ़िया से देखोगे उसके बाद ही आपको क्या होगी कि समझ में आएगी। तो देखिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आंसर दीजिएगा आपको हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने का समय भी दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपके लिए ये सारी चीजों बेस्ट हो, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ये जो तमस उपन्यास है साथियों, इसके जो आपको लेखक है वो आपको कौन है, तो देखिए तो तमस उपन्यास के जो लेखक है वह आपको कौन है, भीष्म सनी, जो कि आपको बलराज सनी के क्या थे, तो आपको भाई थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है साथियों, ए, वो आपको क्या है कि बिल्कुल सही है। चलिए तो यहाँ से आप इसे देख लिए होंगे। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रेमचंद्र, ठीक है ना, तो प्रेमचंद्र ने क्या है कि कई सारे जो है आपको मतलब पुस्तकों मतलब कई सारे लेख जो है वो आपको लिखे थे, ठीक है ना। जैसे पंच परमेश्वर हो गया, पूस की रात हो गया, कफन हो गया, क्या हो गया, कफन हो गया। तो ये सब आपको प्रेमचंद की रचना है। अमृता प्रीतम जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या है कि आपको सम्मानित लेखिका है, ठीक है ना। कागज ते कैनवास, क्या है, कागज ते कैनवास, याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा लिखा गया कागज, ठीक है ना, ते क्या है कि आपको कैनवास, क्या है, कैनवास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको अमृता प्रीतम के द्वारा। और यह पंजाबी लेखिका थी, मे भी आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना।
प्रेमचंद्र, इन्होंने गोदान लिखा है। क्या लिखा है? गोदान लिखा है। इसके अलावा आपको कफन, क्या है? कफन किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको प्रेमचंद के द्वारा। पंच परमेश्वर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको प्रेमचंद के द्वारा। इसके अलावे और भी याद रखिएगा, पूस की रात किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेमचंद के द्वारा। तब बहुत सारे ऐसे देखिए लेखक के जो पुस्तक सब है उसको भी आप बढ़िया से याद रखोगे, क्योंकि देख रहे हैं ऐसे प्रश्न सभी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि आप जरूर अपना फीडबैक जो है दे। चलिए अब हम चलते हैं 10 में क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए साथियों, कह रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है कब हस्ताक्षरित हुआ था, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए आप लोग इसका जो आंसर है दीजिए क्या होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता। तो साथियों ये जो पंचशील समझौता होती है भारत और चीन के बीच में, वह आपको कब होती है? तो 29 अप्रैल, ठीक है ना, 1954 को होती है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पंचशील समझौता है इस पर जो हस्ताक्षर करते हैं वह आपको कौन करते थे? देखिए तो भारत की ओर से क्या है कि आपको पंडित नेहरू, कौन करते हैं? पंडित नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और यह समझौता बीजिंग में होती है। क्या होती है? बीजिंग में। और चीन की ओर से जो इस समझौता पे हस्ताक्षर करते हैं वो आपको चाउ एन लाई करते हैं। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए तो ये जो पंचशील समझौता होती है बीजिंग में होती है। क्या होती है? बीजिंग में होती है, ठीक है ना। और पंचशील समझौता में क्या है कि तिब्बत को लेकर क्या है कि आपको 5 बातें जो थी वो आपको रखी गई थी। लेकिन चाइना जो होता है क्या करता है कि पंचशील समझौता का उल्लंघन करता है और 1962 में क्या होता है जानते हैं कि आपको भारत पर अटैक कर देता है। 1949 में साम्यवादी चीन का क्या होता है कि आपको उदय ही होता है। तो ये सारे चीज याद रखना है माओ के नेतृत्व में, ठीक है ना। फिर यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से समझौते हुए थे 1966 में? तो कहेंगे आपको ताशकंद समझौता। 1972 में शिमला समझौता। तो जैसा भी प्रश्न है आप उसे देख लीजिएगा। तो समझौता वाला जो भी चीज है भारत के पड़ोसी देश के साथ आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है साथियों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 11 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? और देखिए हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, जिनका हाल में क्या हुआ है कि आपको मतलब कि निधन हुआ है। क्या है? निधन हुआ है। तो आप बताएंगे कि ये जो एम एस स्वामीनाथन है इनका जो संबंध था वह आपको किससे था? तो याद रखेंगे कि इनका जो संबंध है वो आपको हरित क्रांति से। कैसे है? हरित क्रांति से, ठीक है ना। और ये जो हरित क्रांति है इसकी जो शुरुआत होती है भारत में कब होती है आप लोग कमेंट में जो है जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो हरित क्रांति है याद रखिएगा इसका संबंध सबसे पहले किससे है? तो देखिए तो इसका संबंध जो है वो आपको खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। देखिए और इसकी शुरुआत कब होती है? अभी बताए थे 1960 के क्या कहेंगे कि आपको दशक में, अर्थात 1966-67 में इसकी क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो आखिरकार हरित क्रांति होता है क्या? 1960 के दशक में भारत सरकार कृषि उत्पाद पर आत्मनिर्भर होने के लिए उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, आधुनिक कृषि यंत्र इस सब का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में काफी ज्यादा क्या होती है कि आपको बढ़ोतरी होती है। तो इसी को कहा जाता है आपको हरित क्रांति। तो ये जो देख रहे हैं हरित क्रांति इसके जो जनक थे भारत में वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको राइट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात पूछी जाएगी कि बताइए कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस फसल पर पड़ा था? तो साथियों हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो आपको गेहूं पर जो है वो आपको पड़ा था। यानी कि सबसे अगर हम अधिक प्रभाव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? गेहूं पर। और सबसे कम प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको दलहन पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? दलहन पर। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है साथियों कि एम एस स्वामीनाथन को तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो आपको नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो आपको कहा जाता है। तो ये सब प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से एक चीज आपके एग्जाम में और पूछे जाएंगे, क्या जानते हैं कि ये जो हरित क्रांति है साथियों, ठीक है ना, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत के किस राज्य पर पड़ा था? तो देखिए पंजाब। क्या कहेंगे? पंजाब। पंजाब के बाद जो हो जाएगा वो आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद जो हो जाएगा साथियों आपको हरियाणा। क्या है? हरियाणा। भारत में हरित क्रांति से ये सभी जो है आपको सर्वाधिक प्रभावित जो है वो आपको राज्य थे। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और हरित क्रांति के जो जनक थे आपको कौन? तो एम एस स्वामीनाथन जी। तो एम एस स्वामीनाथन जी जो है एक पुस्तक भी जो थे वो आपको लिखे थे। उस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। क्या है?
टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। टू ए क्या है कि आपको हंगर क्या है, हंगर फ्री क्या है, फ्री आपको वर्ल्ड कौन लिखे थे, तो आपको यानी कि एक मिनट हंगर क्या कहेंगे, तो आपको फ्री जो वर्ल्ड है क्या है, वर्ल्ड है, ठीक है ना। तो इसको जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो आपको MS स्वामीनाथन जी थे। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना। और इनकी मृत्यु जो है हाल में हुई है, तो आप जानते हैं तो कल जो था आपको 28 सितंबर, तो 28 सितंबर, ठीक है ना, 2023 को 98 वर्ष की उम्र में इनका क्या होता है कि आपको देहांत हो जाता है। तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 12 में, क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना संधि जो है वो आपको कब हुई थी। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या, देखिए तो वह आपको 1919, उसके बाद है आपको 1932, क्या है 1932, उसके बाद है ऑप्शन सी 1937, 1935। तो देखिए तो इसमें सभी डेट का जो है अपना क्या है कि आपको महत्व है। तो देखिए तो B.R. अम्बेडकर और आपको क्या जानते हैं कि आपको महात्मा गांधी के बीच पुनः समझौता जो होती है साथियों वो आपको 24 सितंबर कितना को जानते हैं 1932 को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि पुनः समझौता जो होती है वो क्यों होती है। तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है ना, या पता होगा कि 1932 में क्या जानते हैं कि आपको सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी, सांप्रदायिक पंचायत की क्या है कि आपको घोषणा की गई थी। और इस सांप्रदायिक पंचायत के तहत क्या था कि शेष हिंदुओं से दलितों को जो है अलग करने का क्या किया गया था कि आपको प्रयास किया गया था। तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी जो होते हैं पुणे के जो आपको यरवादा जेल होते हैं उसमें आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। फिर आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और क्या होता है कि गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिससे पुनः समझौता के नाम से हम जानते हैं। यहाँ से बात आएगी कि सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा करते हैं वो ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री, तो उसका नाम जो होता है आपको रैमजे मैकडोनाल्ड। तो यहाँ से ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए ये जो आप देख रहे हैं सांप्रदायिक पंचायत इसकी घोषणा कौन किए थे, तो आपको रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है बी वो आपको राइट आंसर है। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, भारतीय संविधान का जो है वो आपको जनक कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें महार का महात्मा कहा जाता है। और इन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति जो संघ नाम के एक पार्टी है उसकी क्या कहते हैं कि आपको स्थापना किए थे। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में, क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपको प्रथम अधिवेशन है साथियों वो आपको दिसंबर कितना में जानते हैं कि 1985 में जो है वो आपको कहाँ हुआ था। तो यह आपको गठन के समय ही आपको बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको बी हो जाएगा। फिर आपको पहला अधिवेशन जो होता है 1985 में वो आपको कहाँ होता है, सॉरी 1885 में। तो यह आपको यानी कि बॉम्बे में यह पहला अधिवेशन होता है। दूसरा अधिवेशन 1886 में जो कि आपको कहाँ होता है, तो यह आपको कलकत्ता में होता है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है तीसरा अधिवेशन जो होता है साथियों इसका वो आपको 1887 में होता है। और कहाँ होता है, तो ये आपको मद्रास में। देखिए इस सभी अधिवेशन की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। जैसे देखिए पहले अधिवेशन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो आपको कौन करते हैं, तो साथियों पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपको WC बनर्जी जो है वो आपको करते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन जो होते हैं इसमें प्रथम पारसी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनका नाम होता है आपको दादा भाई नौरोजी। तो ये सभी आपको याद रखना है। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, वो आपको किस अधिवेशन में, तो कहेंगे आपको मद्रास अधिवेशन में। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और कांग्रेस का गठन जो होता है कब होता है, तो देखिए तो 1885 में। कहाँ होता है, तो बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। और इसका जो गठन करते हैं वो आपको एक अंग्रेज अधिकारी, ठीक है ना, सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, क्या कहेंगे A.O. ह्यूम, यह अहम रोल जो है आपको निभाते हैं। हालांकि कांग्रेस के गठन के समय यहाँ जो थे 72 प्रतिनिधि जो थे वो आपको उपस्थित है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कांग्रेस के स्थापना के समय कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको 72 प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका देख रहे हैं बी वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दल लोकसभा में
विपक्षी दल होने का दावा करता है, इनके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो देखिए, तो लोकसभा में जितनी सीट है, अगर आप उसका 10% सीट जो है अगर आप प्राप्त करते हैं कुल सीटों का, तो आप विपक्षी दल का क्या है कि दर्जा प्राप्त कर पाएंगे, या लोकसभा के कुल सीट का 1/10। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको 55 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 545 सीट अभी लोकसभा में है, 545 का 1/10 कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा? तो आपको यानी कि 54.5 हो जाएगा। तो 54.5 तो यहाँ लिखे नहीं जाएंगे, इसीलिए आपको 55 कम से कम सांसद जो है लोकसभा में अगर होगी जिस पार्टी का, वही आपको क्या होगा कि विपक्षी दल का दर्जा जो है प्राप्त करेगा कम से कम। लेकिन अभी जो है कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको विपक्षी दल का जो है वो आपको दर्जा दिया गया था। 14 का राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपको ये हो जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं कि लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, या निम्न सदन, या इसी को प्रथम सदन भी जो है आपको कहा जाता है। और इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 15 में क्या कर रहा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है क्या है जानते हैं कि आपको छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करा है अनुच्छेद 14, उसके बाद है 15, 17, 18। तो देखिए, तो अनुच्छेद 14 में क्या है कि आपको विधि के समक्ष जो है वो आपको समानता दी गई। क्या है? विधि के समक्ष जो है साथियों वो आपको समानता, इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है? तो अनुच्छेद 14 में। उसके बाद है 15 में, तो इसमें क्या क्या है कि आपको धर्म क्या है? धर्म, लिंग क्या है? लिंग, ठीक है ना, या जन्म स्थान इसी को कहिए। मूल वंश क्या है? मूल वंश, इसके स्थान पर जो है किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है वो आपको नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 सभी प्रकार का जो आपको वंशानुगत उपाधि है उसको जो है आपको समाप्त कर दिया गया, मतलब कि उपाधियों का जो है अंत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देख रहे हैं अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है साथियों, आप अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई सुधार की आवश्यकता है तो ये भी आप अपना बहुकीमती सुझाव हमें देंगे कि हाँ, एनालिसिस में अगर देरी हो रही है तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा कम करें, या डायरेक्ट आंसर जो है आपको बताते चले। तो फिर देखिए, डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे तो उसमें फिर मजा नहीं है। क्या है? मजा नहीं है, ठीक है ना। इतना तो आप बुक से भी क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की, ठीक है ना, क्या है? ग्राम पंचायत की जो अवधि है 5 वर्ष निर्धारित है। सही बात है कि ग्राम पंचायत की जो अवधि क्या है तो आपको 5 वर्ष निर्धारित है। लेकिन इसकी जो गणना होती है, क्या होती है? गणना होती है वो आपको कब से होती है? तो कहता है पंचायती निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। तो अधिसूचना से भाई साहब नहीं की जाती। क्या है? नहीं की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया है तब से क्या जानते हैं कि पंचायत के भंग होने की अवस्था में क्या होगा कि 6 माह के अंदर उसे क्या होगा कि चुनाव कराना होगा। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद है कि पंचायती राज जो है भारत में इसकी शुरुआत जो होती है कब होती है? तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज की शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1959 को होती है। कहाँ से? तो आपको राजस्थान का एक जिला होता है, वह होता है आपको नागौर। क्या होता है? नागौर। इसी नागौर से क्या होता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और इसके उद्घाटनकर्ता जो होते हैं कौन होते हैं? तो वे आपको यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था कब? तो वो आपको 73वें संशोधन के द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन कब होता है? तो आपको 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन जो लागू होता है इसे याद रखिएगा 24 अप्रैल, ठीक है ना, कितना को जानते हैं? 1993 को। इसीलिए साथियों 24 अप्रैल को हमारे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को क्या जानते हैं कि आपको पंचायतों में जो है 50% का जो आरक्षण है वो आपको दिया गया है। और इस प्रकार से महिलाओं को पंचायती राज की संस्थाओं में 50% आरक्षण देने वाला जो भारत का पहला राज्य बना वो आपको कौन बना? तो वो आपको बिहार बना। तो देखिए, तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और जहां भी दिक्कत हो आप इसे देख लीजिएगा। और देखिए, और पंचायती राज से जो है प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप देखिए पंचायती राज के जो चैप्टर है उसको आप बढ़िया से तैयारी करेंगे। और यह तैयारी करने का जो आपको सोर्सेज है वो हम बता रहे हैं आपको 9th का जो बुक है, ठीक है ना, एनसीईआरटी, उसमें पंचायती राज से संबंधित जो चैप्टर है वो दिए गए हैं। या भारतीय भवन आप उसका पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
या जो बीटीसी है उसको भी आप पढ़कर क्या है कि वहां से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एग्जाम के व्यू से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में, क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए करा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही जो है वो आपको नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है 2:3 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है। तो चौड़ाई का अनुपात क्या है बताइए, तो आपको 2:3 है। आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि आप लोग को नहीं दिखते होंगे। अब देखिए अब सारे लोगों को ये चीजें दिख रहे होंगे। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय झंडे के जो चक्र है उसमें जो आपको फाड़ों की संख्या है वो आपको 24 है, तो वह आपको बिल्कुल क्या है कि सही है, 24 है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिर से लिया गया है, तो यह आपको क्या है, गलत है। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि जो लौरिया नंदगढ़ है ये आपको है कहाँ, तो ये आपको चंपारण में मिले अशोक के क्या अभिलेख है। तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा, ठीक है ना, वह आपको जो यानी कि अशोक का जो सारनाथ स्थित जो स्तंभ लेख है उसी से क्या किया गया कि आपको लिया गया है। तो इसका जो गलत है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, मतलब भारत का राष्ट्रगान जो है यह आपको गायन अवधि क्या है यह पूछा जा रहा है, तो 52 सेकंड। तो इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको गलत है। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह, इसे कब अपनाया गया था, तो साथियों इसे संविधान सभा द्वारा जो है 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। तो जैसे भी प्रश्न पूछे आप इसे देख लीजिएगा। और ये जो आप राष्ट्रगान देख रहे हैं तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या किया था कि आपको अपनाया था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय गीत है जिसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है उसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब चलते हैं 18 में, क्या कर रहा है। थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यह थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया गया है। चलिए अब आपको दिख रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में क्या है, निर्वाचन में, ठीक है ना, एक उम्मीदवार की अपनी जमानत राशि जो होती है, ठीक है ना, क्या है, जमानत राशि को क्या होता है कि जब्त कर लिया जाता है कब, या उसे अपनी जमानत राशि कब देना होगा। तो देखिए तो जब उसे मतलब क्या होगा कि कुल वैध मतों का अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तब, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में कितना राशि रखना पड़ता है, तो वह आपको 25,000 रुपया जो है वो आपको रखना पड़ता है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है वो आपको 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जो होता है रखना पड़ता है। तो अगर आप अपने क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों का क्या है कि 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपकी जो जमानत राशि है वो आपको जब्त कर ली जाती है, ठीक है ना। तो ये जो जमानत वाला प्रावधान है ये क्यों रखा गया है, ताकि आपको चुनाव में क्या जानते हैं कि आपको जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो 18 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 19 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन है। तो साथियों वह है आपको क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के जो केंद्र होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो होता है वो आपको मैग्नीशियम नाम के जो धातु होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि आपको जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं कि अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि आपको छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हमेशा याद रखिएगा वो आपको सूर्य के प्रकाश में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 20 में। 20 नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या करा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा साथियों कि साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको तमिलनाडु। उसके बाद जो है वो आपको गोवा, क्या है, गोवा है। गोवा के बाद जो है साथियों वो आपको क्या है, तो देखिए जम्मू कश्मीर, क्या है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद जो है आपको केरल। तो देखिए तो ये जो साइलेंट वैली है या आपको मुक घाटी वो आपको केरल में है। तो फिर यहाँ से कभी कभी पूछ दिया जाएगा कोडरमा की घाटी, क्या पूछा जाएगा, कोडरमा की घाटी। कुछ चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, कोडरमा की घाटी पूछेंगे कहाँ है, ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा फूलों की घाटी, क्या है, फूलों की घाटी, यह आपको कहाँ है। तो साथियों याद रखना कि कोडरमा की जो घाटी है ना वह आपको झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में। नाम से ही पता चलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको झारखंड, क्या हो जाएगा,
झारखंड। उसके बाद जो है फूलों की घाटी, यह आपको उत्तराखंड के चमोली में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको उत्तराखंड। और ये जो देख रहे हैं फूलों की घाटी चमोली, इसे क्या हुआ था कि 2005 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको राइट हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 21 नंबर प्रश्न में देखिए, कह रहा है साथियों कि गोवा किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो भाई मेरे, गोवा जो है ना वह आपको मांडवी नदी के तट पर अवस्थित है। क्या है? अवस्थित है। यहाँ देख रहे हैं नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, ये सभी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली क्या है कि आपको भारत की प्रमुख नदी है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सभी की सभी जो है पश्चिम की ओर क्या होती है कि आपको प्रवाहित होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। जबकि पेन्नार जो है ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली क्या है कि आपको नदी है। बंगाल की क्या कहेंगे तो आपको खाड़ी में गिरने वाली नदी। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि पश्चिम की ओर गिरने वाली नदी में जो सबसे प्रमुख है कौन है। तो देखिए नर्मदा है, ताप्ती है, इसके अलावा आपको मांडवी है, जुआरी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। माही है, साबरमती है, पेरियार है। तो ये सब नदी पश्चिम की ओर क्या होती है कि आपको गिरती है। जबकि इधर देखिएगा तो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी में आपको क्या है, गंगा। गंगा के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको ब्रह्मपुत्र। देखिए सब नदी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसके हम एक विशेष विशेषता बताएंगे। चलिए उसके बाद जो जाएगा साथियों वो आपको महानदी। इसके अलावा आपको क्या हो जाएंगे, गोदावरी। गोदावरी के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको क्या हो जाएंगे तो वो आपको कावेरी। तो इसे भी आपको याद रखना है, गोदावरी। ठीक है ना, गोदावरी के अलावा आपको कावेरी क्या है, कावेरी हो गया। कावेरी के अलावा आपको कृष्णा हो गया। ठीक है ना, कृष्णा के अलावा जो हो जाएंगे वो आपको पेन्नार हो गया। क्या हो गया, पेन्नार हो गया। तो ये सब भारत की ऐसी नदी है साथियों जो आपको क्या होती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये सभी नदी जो है ना वो आपको डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। तो याद रखिएगा कि भारत में डेल्टा का निर्माण वही नदी करती है जो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ से नदी के सबके बारे में कुछ विशेषता याद रखिएगा। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी तो वो कौन हो जाएगा, गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी वो आपको ब्रह्मपुत्र। उसके बाद पूछेंगे कि दक्षिण की गंगा तो आपको गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। उसके बाद दक्षिण भारत की गंगा तो हो जाएगा आपको कावेरी। तो ऐसे चीजों को भी आपको याद रखने होंगे। तो ये जो 21 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, उसका जो राइट आंसर है ना वो आपको बी है। चलिए अब हम चलते हैं 22 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि आपको शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन के। तो देखिए तो विटामिन के कमी के कारण जो होता है रक्त का थक्का जो होता है वो आपको नहीं बनता है। याद रखिएगा। विटामिन डी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विटामिन डी जो डी है वो आपको क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में न रहने के कारण होता है। ठीक है ना। उसके बाद है विटामिन ए, इसके कमी से जो होता है आपको जो कलर ब्लाइंडनेस होता है रात के वो हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहेंगे। ठीक है ना, यानी रतौंधी जिसको कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद है विटामिन सी। ठीक है ना, इसके कमी से जो होता है वो आपको स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी का नाम याद रखेंगे कि इसका जो रासायनिक नाम है वो आपको क्या है। तो देखिए इसका जो आपको रासायनिक नाम है वो क्या है, तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम जो है वो आपको एस्कॉर्बिक क्या है कि आपको एसिड है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये सब आपको याद रखना है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आप क्या है तो आपको रेटिनॉल। तो ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम कहेंगे तो ये हो जाएगा आपको कैलिस फेरॉल। क्या हो जाएगा, कैलिस फेरॉल। तो देखिए तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे देख लेंगे। ठीक है ना। तो 22 का राइट आंसर यानी कि विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये आपको सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है। तो देखिए तो यह जो है आपको रूस में, और यहाँ पर आपको एक भयंकर दुर्घटना होती है 1986 में। क्या है, 1986 में। ठीक है ना। जिस प्रकार से हमारे यहाँ भोपाल में, ठीक है ना, कि आपको त्रासदी होती है जिसमें आपको मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है। ठीक उसी प्रकार से समझिए क्या है कि आपको जो चेरनोबिल परमाणु जो है, सॉरी चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, उसमें ही आपको इसी प्रकार के क्या होते हैं कि आपको नाभिकीय विस्फोट होते हैं। जो आपको यूक्रेन के इतिहास की सबसे बड़ी क्या है कि आपको क्या है कि परमाणु जो है वो आपको हादसा है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको भी हो जाएगा। और यूक्रेन की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो वो आपको कीव है। ठीक है ना। तो इधर जो देख रहे हैं रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, ये सब जो है पहले आपको किसका हिस्सा था जानते हैं, तो आपको यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन सोवियत संघ जो होता है 25 दिसंबर 1991 को जब विखंडित होता है तो उसी 15 खंड में से ये सारे देश जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं,
बनते हैं। यहाँ से एक बात आएगी कि सोवियत संघ जो है वो आपको कब बना था, तो ये आपको 1922 में, और इसका विघटन कब हो जाता है, तो ये आपको 1991 में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है जानते हैं कि आपको बी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप इसे बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग प्रश्न को देखिए और उसका जो आंसर है वो आप देने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पुस्तक से संबंधित जो है वो आपको पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो क्या कहेंगे जानते हैं। तो ऑप्शन एक कह रहा है कि आपको मुल्क राजानंद, इन्होंने कुली लिखा था, क्या लिखा था, कुली लिखा था। उसके बाद है आपको सुभाषी, रस्किन बॉन्ड, उसके बाद है खुशवंशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको यानी कि खुशवंशी, ठीक है ना। इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इधर थोड़ा सा इसको कर देते हैं ताकि आपको पूरा जो है बढ़िया से दिख सके। तो देखिए वही कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो साथियों ये जो लिखे हैं वो आपको कौन लिखे हैं जानते हैं, तो आपको खुशवंशी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है कि आपको डी, वो आपको राइट हो जाएंगे। इसके अलावा खुशवंशी जो है वो आपको एक पुस्तक और लिखे हैं जो काफी चर्चित पुस्तक है इनका। साथियों उस पुस्तक का नाम है क्या जानते हैं, तो बरियल एट सी। क्या है, बरियल एट सी। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं कि बताइए कि बरियल एट सी नाम करके जो पुस्तक है उसे कौन लिखे हैं, तो क्या कहिए, क्या जानते हैं, तो वो आपको यानी कि खुशवंशी। इसके अलावा मुल्क राजानंद, इन्होंने क्या किया है कि आपको कुली नाम के जो पुस्तक है उसे क्या किए हैं कि आपको लिखे हैं। तो आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है कि कुली नाम का पुस्तक किसने लिखा है, तो क्या कहेंगे, मुल्क राज आनंद। इसके अलावा क्या है कि द डेथ ऑफ ए हीरो, क्या है, द डेथ ऑफ ए हीरे, मतलब हीरो। तो ये भी याद रखिएगा, द डेथ ऑफ ए क्या है कि आपको हीरो नाम के जो पुस्तक है वो कौन लिखे हैं, तो याद रखेंगे यह पुस्तक जो है वो आपको यानी कि मुल्क राज आनंद के द्वारा जो है वो आपको लिखे गए हैं। तो जैसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए साथियों, आप इसे बढ़िया से क्या करोगे, देख लोगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये सारी चीज आपको अच्छे से क्या है कि आपको दिखने चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए तो सारा चीज उम्मीद है कि आपको बढ़िया से दिख रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो कूली द डेट ऑफ ए हीरो ये कौन लिखे हैं, तो आपको मुल्कराज आनंद। और आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न जो है वो आपको आए हैं। तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कर रहा है, क्या है कि विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की क्या कहेंगे जानते हैं, उड़ान। क्या है, अग्नि की उड़ान नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा आपको अब्दुल कलाम, उसके बाद अरुंधति राय, चेतन भगत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखे थे जिसका नाम आपको याद रखना है, इग्नाइटेड माइंड्स। इसके अलावा विजन 2020, ये सब जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहिएगा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। दूसरी बात, इन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और इनका जो प्रेसिडेंट के पद पर जो कार्यकाल था 2002 से 2007 था। और ये भारत के कैमे राष्ट्रपति थे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे। तो साथियों ये जो भारत के राष्ट्रपति थे वे आपको 11वें नंबर के क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे। तो ये सभी बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात, इनकी जो देहांत होती है कब होती है, तो 2015 में। कब होती है, 2015 में। डेट में भी 27 जुलाई 2015 होती है। और इनका जो देहांत भी होता है वो आपको एक व्याख्यान के दौरान जो है वो आपको होती है। और इन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। भारत में जो आपको क्या है कि इंटीग्रेटेड जो मिसाइल सिस्टम है उसको लाने का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। और भारत जो है दूसरा परमाणु परीक्षण जो करते हैं 11 और 13 मई 1998 को, वो आपको मुख्य वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी के देखरेख में। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। फिर देखिए अब्दुल कलाम, तो याद रखिएगा इनके बारे में यहाँ पर अब्दुल कलाम होना चाहिए था, ठीक है ना। और अरुंधति राय, तो याद रखिएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है इन्हें क्या हुआ था कि आपको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद है चेतन भगत, हाफ है गर्लफ्रेंड जो है इन्हीं के द्वारा क्या है कि लिखा गया आपको उपन्यास है, ठीक है ना। तो सारे चीज आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 25 का राइट आंसर ये हो जाएंगे। चलिए 26 में, और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताएंगे। देखिए क्या कर रहा है समझिए। पहले तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि
आपको बढ़िया से दिख सके। तो देखिए कारावास की बात आ गई, नहीं कारावास मतलब होता है जेल। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान कौन लिखे थे, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन कह रहा है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा कि ये जो आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक है, तो आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है कि 1944 में अहमदनगर जेल में क्या किया गया था कि आपको लिखा गया था। साथियों फिर यहाँ से एक बात आएगी कि जवाहरलाल नेहरू जी को अहमदनगर जेल में क्यों रखा गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या करने के लिए, कि आपको भाग लेने के लिए। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस जी, इन्हें हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, दिल्ली चलो, ठीक ना, जय हिंद, इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे दिए थे। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा दिए थे। स्वामी विवेकानंद जी, इनके जन्म दिवस पर जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय जो होता है आपको युवा दिवस, ये आपको मनाए जाते हैं। तो यहाँ से जो भी चीज आए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। और जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1929 लाहौर अधिवेशन में, 1936, ठीक है ना, याद रखिएगा 1936 में कौन सा अधिवेशन। तो साथियों 1936 में एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, कहाँ हुआ था, लखनऊ में। तो इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1937 जो कि अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, और फैजपुर की एक विशेषता है कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते, 1938 में, 1939 में। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, ठीक है ना, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो है वो आपको कहाँ होती है जानते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश में, यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, कब, तो आपको 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो यहाँ से ये सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो 26 का राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपको क्या हो जाएंगे जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम चलते हैं 27 में, क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए तो साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो देखिए तो शुगर वर्ल्ड और मतलब शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि विश्व में चीनी का कटोरा, तो यह जो कहा जाता है किसको जानते हैं, तो आपको क्यूबा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, भारत, ठीक है ना, ये भी आपको क्या है कि चीनी का उत्पादक देश है, ब्राजील भी चीनी का उत्पादक देश है, यूएसए भी है। यहाँ से इसकी राजधानी जान ली, यूएसए वाशिंगटन डीसी, ब्राजील का ब्रासिलिया, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और क्यूबा की राजधानी हवाना। तो ये सब आपको याद रखना है। देखिए तो राज्य राजधानी से और उसकी मुद्रा से संबंधित जो चीजें है उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 27 का सही आंसर आपको क्यूबा हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 28 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए तो भारत की आजादी के समय भारत का जो वायसराय था वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। याद रखिएगा लॉर्ड का जन्म यह 1905 में क्या किया था कि बंगाल विभाजन किया था, और लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो भारत का वायसराय था वो आपको लॉर्ड बेवेल था। तो इस चीज को आपको याद रखना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना, मतलब कि भारत का वह व्यक्ति जिसका जन्म क्या हुआ है कि आपको भारत में हुआ है, और वह आपको गवर्नर जनरल बना था, ठीक है ना, और वह लास्ट में बनकर रह गए हुए थे, कौन जानते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इनके बाद क्या होता है कि इस गवर्नर जनरल वाले जो पद होता है उसको क्या कर दिया जाता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 29 में कह रहा है कि कौन सा आईसीएस अधिकारी, क्या है आईसीएस अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में आपको शामिल है। तो देखिए तो एक ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी थे जिनका नाम था आपको एओ ह्यूम, क्या है एओ ह्यूम। यही आपको क्या थे कि आपको शामिल थे, क्या थे, शामिल थे, मतलब कांग्रेस के संस्थापक ये सदस्य थे। कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया था अंग्रेजों के सुरक्षा कवच के रूप में। फिर है लॉर्ड इरविन। तो देखिए लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 1931 में दिल्ली में क्या होता है, एक समझौता होता है जिसे हम लोग कहते हैं आपको दिल्ली समझौता। उसके बाद है लॉर्ड साइमन। तो यह आपको क्या था कि साइमन आयोग के अध्यक्ष थे। लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, इसी के अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाता है, और ये विधि आयोग के क्या थे कि आपको पहले अध्यक्ष थे। तो इस बात को आपको याद रखना है। और भारत में पहला विधि आयोग 1834 में गठित होता है, और इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले ही बनाए जाते हैं। तो जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। और कांग्रेस का जो गठन होता है वो कहाँ होता है, तो वो आपको मुंबई में होता है। चलिए अब हम चलते हैं 30 में, क्या करा है, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है डी, वो आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए आगे क्या करा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सही से देखिएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, चर्चा करते हैं, ठीक है ना, इस पे आप लोग इसे देखिएगा।
कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में, ठीक है ना, क्या है कि राज्यसभा के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है वो आपको सही है गलत है, यही आपसे क्या है कि आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों देखते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है गलत है, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पूरा एकदम परफेक्ट है। अब देखिए आप लोग को दिख भी रहे होंगे। कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होता है मेरे भाई वो आपको लोकसभा के प्रति क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है। तो यह कथन जो है गलत है। विश्वास मत जो होते हैं वो आपको लोकसभा में लाया जाता है। फिर कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद जो है कानून बना सकती है। क्या है? बना सकती है, अगर राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का जो संदर्भगत विषय है वह राष्ट्रीय महत्व का है तब। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होइएगा अनुच्छेद 249, इसमें आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है क्या कि राज्य सूची के विषय पर भी क्या है जानते हैं कि आपको राज्यसभा लोकसभा कानून बना सकती है 1 वर्ष के लिए, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अगर उसे 2/3 से बहुमत से पारित करता है तब, तो ऐसे परिस्थिति में लोकसभा 1 साल के लिए इस पर क्या है कि आपको कानून बना सकता है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि जो है वो आपको 52 सेकेंड है। तो ये भी आपको सही, लेकिन इसका जो आंसर यहाँ पर कुछ और चीज जो है वो आपको क्या है देना चाहिए था। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी और डी, यह दोनों जो है क्या है आपको बिल्कुल सही है। देखिए सी भी सही है और आपको डी भी सही। देखिए यहाँ का ऑप्शन जो है ना वो कट गया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपको पुट कर दिया गया है, इस वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत हुई है, ठीक है ना। तो आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा। और लोकसभा जो है मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, यह बात जो कही गई है कहाँ, तो आपको आर्टिकल 75 में, मतलब कि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सूत्र है अनुच्छेद 75 में। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है क्या, तो एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य जो होता है सभी मंत्री का क्या होता है कि आपको कार्य होता है, तो वही आपको होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सूत्र, और यह संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।